नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 26। विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी इज रिलेटेड टू द इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। तो ऐसी कौन सी कमेटी है जो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के लिए बनाई गई थी? ये थी एन.के. मिश्रा कमेटी। कौन सी कमेटी थी? ये थी आपकी एन.के. मिश्रा कमेटी। तो एन.के. मिश्रा कमेटी जो थी वो जो थी आपके इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के लिए बनाई गई थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एन.के. मिश्रा कमेटी। नेक्स्ट आइए, टी टेस्ट एंड एफ टेस्ट आर बेस्ड ऑन दी आइडेंटिकल एजम्पशन। समझिए इस चीज क्वेश्चन को कि टी टेस्ट जो है आपका एक आइडेंटिकल फंक्शन है। तो टी टेस्ट एंड एफ टेस्ट आर बेस्ड ऑन दी आइडेंटिकल एजम्पशन, आपने पढ़ लिया होगा। तो टी टेस्ट एंड एफ टेस्ट आर बेस्ड ऑन दी आइडेंटिकल एजम्पशन। टी टेस्ट और एफ टेस्ट एक जैसी पूर्ण धारणाएं पर आधारित हैं, ये सही है। नेक्स्ट आइए, करेक्ट। टी टेस्ट इज यूज फॉर कंपैरिजन बिटवीन टू ग्रुप्स, वेदर एफ टेस्ट इज यूज फॉर कंपैरिजन बिटवीन मोर देन टू ग्रुप्स। तो टी टेस्ट जो है इस कंपैरिजन करता है दो ग्रुप के बीच, और एफ टेस्ट क्या करता है? दो ग्रुपों से ज़्यादा के बीच तुलना करता है। तो टी टेस्ट क्या है? दो ग्रुपों के बीच तुलना करता है, और एफ टेस्ट क्या है? दो ग्रुपों से ज़्यादा की तुलना करता है। तो ये दोनों आंसर बिल्कुल सत्य हैं, करेक्ट है। नेक्स्ट आइए, साइबर क्राइम। साइबर क्राइम के अंतर्गत क्या आता है भाई? ये हमारे साइबर क्राइम के अंतर्गत जो आएगा आपका वो आएगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्या आएगा? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो साइबर क्राइम में नंबर 4 आंसर होगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। डॉक्ट्राइन ऑफ कैबिनेट एम्प्टर, ये आएगा सेल ऑफ गुड्स एक्ट में। डिसऑनर बिल, डिसऑनर बिल जो आएगा ये आएगा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में। और पेटेंट एंड कॉपीराइट ये आएगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एक्ट। किसमें आएगा? पेटेंट एंड कॉपीराइट आएगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एक्ट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एक्ट। ठीक है, ये आपका आता है, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं 30 क्वेश्चन। 29 गलत है, 30 पे हम लोग ध्यान देते हैं इस क्वेश्चन पे। एट द टाइम ऑफ बिजनेस में फेस दिस सिचुएशन वेयर इट इज़ टू शट डाउन इट्स ऑपरेशन। तो मुझे ये कथन जो है सही लग रहा है, ये कथन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, इफ द रेवेन्यू इज लेस देन इट्स वेरिएबल कॉस्ट द ऑपरेशन शुड डाउन। यदि राजस्व इसकी परिवर्तनशीलता लागत से कम हो तो प्रचालन बंद कर दिया जाना चाहिए। तो भाई ठीक है, अगर ऑपरेटिंग कॉस्ट से कम हो, अगर रेवेन्यू कम है, ऑपरेटिंग कॉस्ट है, तो बेकार है, उसको बंद कर देना चाहिए। तो ए और बी दोनों कथन सही हैं, लेकिन आर ए की व्याख्या सही नहीं करता है मेरे हिसाब से। नहीं, आर ए की व्याख्या करता है। बी इसका आंसर करेक्ट है, बी इसका आंसर करेक्ट है। दी रिटेल सप्लाई चेन डज नॉट इंक्लूड, तो इसमें रेगुलेटर्स होगा, रेगुलेटर्स डज नॉट इंक्लूड। कौन सा सही है? इसका डी सही है। फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ फर्म दैट सेल्स a product at a price of ₹10 and the price elasticity of demand for the product is -2। कोई फर्म किसी उत्पाद को 10 रुपये के मूल्य पर बेचती है और उस उत्पाद के लिए मांग का मूल्य -2 है। तो मांग का मूल्य इक्वल टू मात्रा में अनुपात परिवर्तन, कीमत अनुपात परिवर्तन। तो उसको आप वैल्यू लगा लेंगे। तो इसका आंसर ए 5 होगा। तो मात्रा में अनुपात परिवर्तन, कीमत अनुपात परिवर्तन। ठीक है, इसमें लिखा है कि मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है।
33 आइए, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन दैट डिसीजन आउटकम्स ऑन इवोल्यूशन ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज वेरी अंडर एनपीए एनपीवी एंड आईआरआर मेथड पर से। निम्नलिखित में किन परिस्थितियों में निवेश अवसरों के मूल्यांकन के संबंध में निर्णय का परिणाम स्वभावतः एनपीवी और आईआरआर पद्धतियों के अंतर्गत भिन्न होगा? तो 33 क्वेश्चन है। 33 क्वेश्चन के जो आंसर है हमारे हिसाब से, निम्नलिखित में किन परिस्थितियों में निवेश अवसरों के मूल्यांकन के संबंध में निर्णय का परिणाम संभवतः एनपीवी आरआई पद्धतियों से भिन्न होगा? तो इसका आंसर होगा ए जो है टाइम डिस्पैरिटी सही है। दूसरा जो है बी कॉस्ट डिपेसिटी भी सही है और लाइफ डिस्पैरिटी भी सही है, मतलब समय विषमता, लागत विषमता और जीवन विषमता। तो ये तीनों आंसर आपके सही होंगे। नेक्स्ट आइए, द एटीट्यूड बेस्ड ऑन विच The attitude based on belief, opinion, knowledge for or information about the particular event which the employees possesses। किसी कर्मचारी की विश्वास, राय, ज्ञान या किसी घटना विशेष के बारे में जानकारी पर आधारित मनोवृत्ति क्या है? तो उसकी मनोवृत्ति है आपका अफेक्टिव एटीट्यूड, भावात्मक मनोवृत्ति। विश्वास, राय, ज्ञान या किसी घटना के बारे में जानकारी पर आधारित मनोवृत्ति क्या है? इसे कहते हैं अफेक्टिव एटीट्यूड। तो उसका आंसर डी सही है। नहीं गलत है, मैं गलत बता रहा हूँ। इसका आंसर है कॉग्निटिव एटीट्यूड है। कॉग्निटिव एटीट्यूड संज्ञात्मक मनोवृत्ति। क्या है? संज्ञात्मक मनोवृत्ति। कभी कोई गलतियाँ हो जाती हैं मुझसे भी, तो उसका आंसर सी है संज्ञात्मक मनोवृत्ति। संज्ञात्मक मनोवृत्ति किसी कर्मचारी की विश्वास, राय, ज्ञान या किसी घटना विशेष के बारे में जानकारी पर आधारित मनोवृत्ति है। भावात्मक मनोवृत्ति में परिवर्तन होने या संज्ञात्मक तत्व में परिवर्तन हो जाता है, जैसे मनोवृत्ति में परिवर्तन आ जाता है। तो भावात्मक जो है संज्ञात्मक चेंज हो सकती है। ठीक है, संज्ञात्मक मनोवृत्ति, ध्यान रखिए, संज्ञात्मक मनोवृत्ति किसी कर्मचारी की विश्वास, राय, ज्ञान या किसी घटना विशेष के बारे में जानकारी पर आधारित होती है। तो संज्ञात्मक मनोवृत्ति किसी कर्मचारी की विश्वास, राय, ज्ञान या किसी घटना विशेष के बारे में जानकारी पर आधारित होती है। ठीक है, समझ आ गया आपको? अब नेक्स्ट है क्वेश्चन 35, इस सेक्शन में बता रहा है। तो 80TTA क्या होता है? 80TTA होता है बचत खातों में जमाओं पर ब्याज के संदर्भ में कटौती। तो सेक्शन 80TTA का मतलब होता है बचत खातों में जमाओं पर ब्याज के संदर्भ में कटौती। 80CCD किस में होता है? 80CCD होता है राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में योगदान के संदर्भ में कटौती। तो 80TT क्या है? 80TTA है बचत खातों में जमाओं पर ब्याज के संदर्भ में कटौती। जो बचत खातों में जमा पैसा होता है उसके ब्याज के संबंध कटौती होती है। और 80CCD राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में योगदान के संदर्भ में कटौती करती है। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग, नेक्स्ट है 80E। 80E किसके लिए होती है? तो 80E जो है, ई से मतलब एजुकेशन, उस शिक्षा के लिए प्राप्त किए गए ऋण पर ब्याज के भुगतान के संदर्भ में कटौती होती है। तो इसका आंसर फर्स्ट था, आप जो है बैक करके दे सकते हैं, फर्स्ट था। अब 80EE जो होती है आवासीय गृह संपत्ति के लिए प्राप्त किए गए ऋण पर ब्याज के संदर्भ में कटौती होती है। तो सेक्शन 80EE जो है आवासीय गृह संपत्ति के लिए प्राप्त किए गए ऋण पर ब्याज के संदर्भ में कटौती होती है। और 80E होता है उस शिक्षा के लिए प्राप्त किए गए ऋण पर ब्याज के भुगतान के संदर्भ में कटौती। समझ आ गया आप लोग के? तो इसका आंसर ए होगा, देख लीजिएगा। X is an individual of 55 years of age having gross total income rupees 3,50,000. What is the tax liability for assessment year 2018 and 19? तो इसका आंसर जो होगा आपको
हम लोग बताते हैं। इसका आंसर जो आ रहा है गलत आ रहा है, ये आंसर होगा ही नहीं। इसका आंसर 2600 है जो आपके ऑप्शन नहीं है। तो उसके देखिए मूल्यांकन कैसे किया गया है इसका हम दिखा देते हैं। उस समय 2,50,000 तक कर मुक्त था, नील हो गया दो, तो ये आपको क्वेश्चन बेकार हो गया है, क्योंकि करंट में 2,50,000 कर मुक्त से ज़्यादा हो गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन कर लीजिएगा आप लोग। जो न्यूमेरिकल में बस जगह नहीं है तो मैं न्यूमेरिकल नहीं करा पा रहा हूँ। लिस्ट आउट फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट द इम्पॉर्टेंट एथिकल प्रिंसिपल दैट ए बिजनेस शुड बिलो। निम्नलिखित में उन महत्वपूर्ण नैतिक सिद्धांतों को छाटिए जिनके किसी व्यवसाय द्वारा अनुसरण किया जाना चाहिए। तो इसका आंसर जो है बी सही है, पे टैक्सेस एंड डिस्चार्ज अदर ऑब्लिगेशन प्रॉम्प्टली। कर तथा अन्य उत्तरदायित्वों को जल्दी भुगतान करना, ठीक है। और सी आंसर है मानव संसाधन का सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित करना। मतलब कि नैतिक सिद्धांतों को छाटना जो व्यवसाय का अनुसरण किए, जिसमें व्यवसाय का अनुसरण हो। तो कर तथा अंतों तक जल्दी भुगतान करना, भाई ठीक है, बी कर तो करना ही चाहिए, और जितने भी लायबिलिटीज़ हैं उनका जल्दी भुगतान कर देना चाहिए। सी जो है मानव संसाधन का सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित करना, ये भी सही चीज़ है। तो मानव संसाधन सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित करना चाहिए। तो इसका आंसर जो है बी और सी है। तो इसका आंसर अब लास्ट आते हैं, ई भी सही है इसका आंसर। कर्मचारियों को उचित मजदूरी का भुगतान करना और उनके साथ उचित व्यवहार सुनिश्चित करना। तो बी सी ई इसका आंसर है, बी सी ई, कर्मचारियों को उचित। अब देखिए डी क्यों गलत है। ग्राहकों, आपूर्तिकर्ता, प्रशासकों इत्यादि गुप्त रूप से रिश्वत बचा देना, भैया ये तो होगा नहीं। ए क्यों गलत है। संबंधित उद्योग व्यवसाय के विकास के लिए आवश्यक प्रयास करना, ये भी गलत है आपका। अभी मैच फॉलोइंग दिए। इंडियन AS-16 ये किसके लिए है, ये है इसका आंसर फोर्थ है, ये संपत्ति संयंत्र उपकरण के लिए है। इंडियन AS-38 भारतीय लेखांकन प्रमाप जो है ये आपका जो है ये अमूर्त परिसंपत्तियों के लिए 38, फिर 17वां पट्टा लेखांकन के लिए है, और 12 जो है आयकर के लिए है। ठीक है, आप लोग इसका आंसर भी दे सकते हैं, ये आंसर दिया हुआ है, देख लीजिए, पॉज करके देख सकते हैं आप लोग। अब नेक्स्ट आइए, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड एंड निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। इसमें निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कौन सा नहीं है। तो म्यूचुअल फंड, डी करेक्ट आंसर। डी क्या है, म्यूचुअल फंड जो है आपका नहीं है। क्या है, म्यूचुअल फंड। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको जरूर देखिएगा। कैपिटल स्ट्रक्चर एंड लीवरेज डिसीजन कम इन द एम्बिट ऑफ। सी फाइनेंशियल डिसीजन। पूंजी संरचना और लीवरेज निर्णय किसके दायरे में आती है, फाइनेंसिंग डिसीजन के अंतर्गत आती है। तो सी के अंतर्गत आती है, तो ये इसका आंसर है सी, फाइनेंशियल डिसीजन। ठीक है। In which of the following pricing policies a firm charges higher initial price for the product and reduce it over time as the demand at higher price is satisfied। निम्नलिखित कीमत निर्धारण नीतियों में से किसमें कोई फर्म उत्पाद के लिए उच्च प्रारंभिक कीमत वसूल करती है, और जब उच्च कीमत पर मांग संतुष्ट आती है तो समय बीतने के साथ इनकी कीमत घटा देती है। तो 41 का आंसर जो है वो आपका सी, स्कीमिंग। ठीक है, जो 41 का आंसर स्कीमिंग है। फिर देख लीजिए, निम्नलिखित कीमत निर्धारण नीतियों में से किससे कोई फर्म उत्पाद के लिए उच्च प्रारंभिक कीमत वसूल करती है, और जब उच्च कीमत पर मांग संतुष्ट आती है समय बीतने के साथ इनकी कीमत घटा देती है। तो ये कहते हैं छिद्रता, इसे कहते हैं हम लोग क्षिप्रता कहा जाता है, इसे स्कीमिंग कहा जाता है। 41 हो गया है। अब नेक्स्ट आइए, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत उपभोक्ता विवादों के लिए निवारण तंत्र किसकी परिकल्पना की गई है। तो ये 3 टायर सिस्टम की गई है। किसकी की 3 टायर सिस्टम। तो सी इसका आंसर सही है। क्या आंसर सही है, सी। तो सी इसका आंसर सही है। ठीक है, 43 आते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसीडर्ड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट।
तो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट कौन कौन से नहीं हैं, कौन से हैं? तो इसमें जो है आपके नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है मैन विटने यू टेस्ट, तो मैन विटने यू टेस्ट है। दूसरा कुस्कल वॉलिस टेस्ट, और आपका है तीसरा चाई स्क्वायर टेस्ट। तो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट ये हैं दोनों, मान विटने यू टेस्ट, कुस्कल वॉलिस टेस्ट। लेकिन एफ टेस्ट और टी टेस्ट पैरामेट्रिक टेस्ट है। तो एफ टेस्ट और टी टेस्ट क्या है? पैरामेट्रिक टेस्ट है। तो ए इसका आंसर सही है, बी सही है, ई सही है। और पैरामेट्रिक कौन से हैं? तो पैरामेट्रिक जो है आपके एफ है एंड टी टेस्ट है, ये पैरामेट्रिक टेस्ट है। ठीक है, तो इसका आंसर ए बी ई, ध्यान रखिएगा। करेंसी स्वैप इज मेथड ऑफ, तो करेंसी स्वैप इज मेथड ऑफ क्या है? हैजिंग अगेंस्ट फॉरेन एक्सचेंजेस। तो करेंसी स्वैप मेथड क्या है? हैजिंग, विदेशी मुद्रा जोखिम के विरुद्ध हैजिंग। तो समानता मुद्रा अदला बदली या मुद्रा विनिमय के अंतर्गत दो देश परस्पर अपनी मुद्रा में व्यापार करने और आयात निर्यात के लिए अमेरिकी डॉलर जैसी किसी तीसरी मुद्रा के प्रयोग के बिना पूर्व निर्धारित विनिमय दर पर भुगतान करने अनुमति देते हैं। इस प्रकार से मुद्रा अदला बदली विदेशी मुद्रा जोखिम विरुद्ध हैजिंग का तरीका है। ठीक है, नेक्स्ट आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स रिलेटेड टू रिलेशनशिप मार्केटिंग, निम्नलिखित में कौन सी विशेषताएं संबंध विपणन से संबंधित हैं? तो उसमें टिक लगाई हुई है, आप जाने गए। प्रोडक्ट बेनिफिट ओरिएशन, उत्पाद लाभ प्रबोधन। दूसरा उपभोक्ता के साथ बारंबारता संपर्क। ठीक है भैया। तीसरा उच्च गुणवत्ता सरोकार। तो बी सी डी इसके आंसर है। बी सी डी किसी में आ रहा है? ए में आ रहा, तो ए इसका आंसर सही है। तो ये क्वेश्चन कौन सा था? क्वेश्चन था 45। तो 45 का जो आंसर आ रहा है आपका, वो आ रहा है बी सी डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है बड़ा इंपॉर्टेंट है, 46। WTO। तो WTO कहाँ पर स्थित है? ये एक मिनट रुकिए। WTO जिनेवा में स्थित है। कहाँ स्थित है? जिनेवा में। तो WTO आपका जिनेवा में स्थित है, सभी पता है। सेकंड है इसका तो WTO कहाँ स्थित है? WTO देखिए जिनेवा में स्थित है। WTO कहाँ स्थित है? WTO जिनेवा में स्थित है। WTO कहाँ स्थित? जिनेवा में। देखिए मैं बार बार वाशिंगटन जा रहा है, मैं गलत कर रहा हूँ। ये है जिनेवा। IMF कहाँ है? तो IMF जो है आपका कहाँ पे है? IMF वाशिंगटन में। ठीक है। FAO कहाँ है? FAO, तो FAO है रोम में। EU कहाँ है? तो EU बचा ब्रुसेल्स में। फिर देखिए, फिर बता दे रहे हैं WTO कहाँ है? WTO जिनेवा में है। IMF कहाँ है? IMF जो है, एक मिनट रुकिए, WTO कहाँ है? WTO जिनेवा में है। अब आया सही, अब भी सही नहीं आया। IMF वाशिंगटन में। FAO इसे हम लोग कहते हैं खाद्य एवं कृषि संगठन, तो ये कहाँ पे है? रोम में। EU कहाँ पे है? ब्रसेल्स में। ठीक है, समझ आ गया। 47 क्वेश्चन देखिए सब लोग। Which of the following is true about India trade policy export import 2015-2019? तो इसमें कौन कौन सी जो है पॉलिसी में ट्रू है 2015-19 में, जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आ गई? तो ए जो आंसर का सही है, डबलिंग दी एक्सपोर्ट। और बी जो आंसर है, अचीव 3.5% शेयर इन ग्लोबल एक्सपोर्ट।
एक ठीक है, ए एंड बी आपका सही आंसर है। अब देख, 1 अप्रैल 2015 को केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने विदेशी व्यापार नीति 2015-20 जारी किया। भारत व्यापार नीति 2015-19 के संबंध में निम्नलिखित बातों को उल्लेख किया गया। पहला, निर्यात को 2 गुना करने में बल दिया गया। दूसरा, वैश्विक निर्यात में 3.5% हिस्सेदारी हासिल करना है। तीसरा, इस नीति में पहले से लागू कई योजनाओं के स्थान पर 2 नई योजनाएं, भारत में वस्तु निर्यात योजना और भारत में सेवा निर्यात योजना की शुरुआत की जाएगी। तो ये जो सी लिखा है 2 न्यू स्कीम, तो 2 न्यू स्कीम नहीं, ये पुरानी थी, इसको आगे बढ़ाना था। ठीक है, सरलीकृत आयात निर्यात पपत की शुरुआत की गई, यह भी इस काम में किया गया। इस नीति में व्यापार करने की सुविधा में सुधार लाने विशेष बल दिया गया। इस नई नीति के साथ एक विदेश व्यापार नीति विवरण भी जारी किया गया। नई व्यापार नीति का एक प्रमुख उद्देश्य सप्ताह के 7 दिन 24 घंटे कागज रहित कामकाज की तरफ कदम बढ़ाना। The social environment of the job affects people and is also affected by them and not by management alone is the main proposition। किसी नौकरी का सामाजिक परिवेश लोगों को प्रभावित करता है और ये अकेले प्रबंधन से ही नहीं बल्कि लोगों से भी प्रभावित होते हैं। ये मुख्य अवधारणा क्या है? तो ये मुख्य अवधारणा जो है नियो क्लासिकल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन का नवशास्त्रीय सिद्धांत। तो उसका आंसर क्या है? इसका आंसर डी है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, तो उसका आंसर आपका जो है डी है। किसी नौकरी का सामाजिक परिवेश लोगों को प्रभावित करता है और ये अकेले प्रबंधन से ही नहीं बल्कि लोगों से भी प्रभावित करता है। यह मुख्य अवधारणा क्या है? नियो क्लासिकल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट? ऐसा इसमें कौन सा जो करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है? तो हेज फंड आर नॉट म्यूचुअल फंड, तो ये तो भाई सही है। हेज फंड कैन नॉट सोल्ड टू पब्लिक, ये गलत है। हेज फंड जो है पब्लिक को नहीं, हेज फंड पब्लिक को बेचा सकता है। इन्वेस्टर इन म्यूचुअल फंड, तो आपका ये सही है, ये गलत है, ये आपका सही है। इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड मस्ट पे वेरियस फीस एंड एक्सपेंसेस, ये सही है। डी भी आपका मुझे सही लग रहा है। म्यूचुअल फंड प्रोवाइड इकोनॉमिक ऑफ स्केल टू इन्वेस्टमेंट डिसीजन, तो इसमें कौन सा सही नहीं है? इसमें बी सही नहीं। हेज फंड लोगों को बेचा सकते हैं, तो हेज फंड कभी भी लोगों को बेचे नहीं जा सकते हैं, तो इसका आंसर बी जो है गलत है। हेज फंड है क्या, बताते हैं। हेज फंड एक निवेश विधि है जो मान्यता प्राप्त व्यक्तियों या संस्थागत निवेशकों में पूंजी जमा करता है और विभिन्न परिसंपत्तियों के अक्सर जटिल पोर्टफोलियो निर्माण और जोखिम प्रबंधन तकनीक के द्वारा निवेश करता है। इसे एक पेशेवर निवेश प्रबंधन फर्म द्वारा प्रशासित किया जाता है। यह आक्रामक रूप से प्रबंधित या घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजार में डेरिवेटिव और लीवरेज का उपयोग कर सकते हैं। हेज फंड आमतौर पर म्यूचुअल फंड से भिन्न होता है। इनके इक्विटी या बॉन्ड जैसे परंपरागत पोर्टफोलियो में कोई सीधा संबंध नहीं होता है। स्पष्टता क्या इस पॉइंट से निकल गया? हेज फंड म्यूचुअल फंड नहीं होते हैं। हेज नंबर 2, हेज फंड लोगों को नहीं बेचा सकता है। म्यूचुअल फंड में निवेश करने वाले निवेशकों को विभिन्न शुल्क और खर्च अनिवार्य रूप से चुकाने होते हैं। ठीक है, तो हेज फंड जो है वो म्यूचुअल फंड नहीं होता और हेज फंड लोगों को नहीं बेचा जाता है, ये आप ध्यान रखिए। तो इसका आंसर जो है ए सी डी सही है, बी गलत है। रिटर्न ऑफ इनकम इज सबमिटेड अंडर विच सेक्शन इनकम टैक्स एक्ट? आयकर रिटर्न निम्नलिखित में किस धारा के अंतर्गत जमा किया जाता है? तो इसका आंसर सी है, सेक्शन 139 सब सेक्शन 1। तो क्या है? सेक्शन 139 सब सेक्शन 1। ठीक है,
अब क्वेश्चन में देखिए 51, आप लोग 51 क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूड इन डिजिटल पेमेंट सिस्टम, निम्नलिखित में किनको डिजिटल भुगतान प्रणाली में शामिल किया गया। तो ये आपके आंसर जो हैं इनके दो हैं, एक आरटीजीएस और एनईएफटी। आपको बताइए, बहुत सरल क्वेश्चन है। आरटीजीएस और एनईएफटी जो है डिजिटल पेमेंट मेथड है। तो ये कुछ मेथड दिए, आरटीजीएस, सीटीएस, एनईएफटी, आईएमपीएस तत्काल भुगतान सेवा, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस और आपका नेशनल ऑटोमेट्स क्लियर हाउस। सिडबी वॉज सेटअप एज सब्सिडरी ऑफ आईडीबीआई। तो क्या है, टेक ओवर द फंक्शन ऑफ स्मॉल बिजनेस फाइनेंसिंग आईडीबीआई, आईडीबीआई के लघु व्यवसाय वित्तीय कार्यों को संभालने के लिए। तो सिडबी की स्थापना कौन से कार्य करने के लिए आईडीबीआई के अनुषंगी के रूप में की गई है, तो आईडीबीआई के लघु व्यवसाय वित्तीय कार्यों को संभालने के लिए। तो इसका आंसर ए बिल्कुल सही है। जो सिडबी का मुख्यालय कहाँ है, लखनऊ उत्तर प्रदेश में, ध्यान रखिए, ये भी क्वेश्चन आता है। सिडबी का, भारतीय स्टेट बैंक सिडबी का सबसे बड़ा व्यक्तिगत शेयरधारक है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार को और भारतीय जीवन बीमा निगम भी इसके शेयरधारक है। तो भारतीय स्टेट बैंक सिडबी का सबसे बड़ा व्यक्तिगत शेयरधारक है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार और भारतीय जीवन बीमा निगम इसके शेयरधारक हैं। (53) क्वेश्चन देखिए सब लोग, बहुत सरल है। निम्नलिखित में किस वस्तु सेवा कर के दायरे में बाहर रखा गया है, तो आपका पेट्रोलियम एंड प्रोडक्ट्स भी इसका आंसर सही है। ये आपको बताइए, पेट्रोलियम प्रोडक्ट को जीएसटी में नहीं लाया गया। 54 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अकॉर्डिंग टू नेट इनकम, इसे कहते हैं निवल आय, नेट इनकम अप्रोच कैपिटल स्टेशन इज रिलीवेंट इन द वैल्यूएशन ऑफ द फर्म। निवल आय उपायों के अनुसार पूंजीगत संरचना निर्णय फर्म के मूल्यांकन में प्रासंगिक है। आपको क्या लग रहा है? मुझे ये करेक्ट लग रहा है, ये सही है। अ फर्म कैन चेंज इट्स टोटल वैल्यू एंड इट्स ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बाय चेंज इन द डिग्री ऑफ लीवरेज इन इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर। ये भी बिल्कुल सही है। तो ए और आर आपके बिल्कुल सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या करता है। हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं, कोई फर्म अपनी पूंजी संरचना में लीवरेज की डिग्री में परिवर्तन करके, ये लाइन पढ़ रहे हैं, तो कोई फर्म अपनी पूंजी संरचना में लीवरेज की डिग्री में परिवर्तन करके कुल मूल्यांकन और अपने समग्र पूंजी लागत परिवर्तन कर सकती है। हाँ भाई, सही है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। इस पार्ट में मैं इतने ही क्वेश्चन रख रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट में पार्ट 2 था आपका। पार्ट 2 किसका था? ये पेपर जून 2019 का था, कॉमर्स सेकंड पेपर जून 2019। तो बड़ा ध्यान रखिए इसको, ठीक है। सब्सक्राइब कीजिए और ये इसको शेयर कीजिए।